जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का वीडियो क्लास 10 हिस्ट्री का एक नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो है। और दरअसल ये टॉपिक मैं बहुत दिनों से लेना चाह रहा था, लेकिन आपको पता होगा कि अभी दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा था। विगत 1-2 दिन के बीच में मैं बात कर रहा हूं, तो जिसके कारण मैं ये पूरा का पूरा जो टॉपिक मैंने पहले ही लिख के रखा था लेकिन मैं ले नहीं पा रहा था, तो ये टॉपिक जो है वो आज मैं लूंगा। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड। तो अब आप बोलोगे सर टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है जॉल्वे राइन के ऊपर, यानी कि क्लास 10 हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस चैप्टर का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉल्वे राइन। जॉल्वे राइन क्या है और जॉल्वे राइन का स्थापना कब हुआ, क्या कारण है कि जॉल्वे राइन को स्थापना किया गया और बाद में क्या चेंजेस किया गया, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बातें करेंगे इस वीडियो पे। तो आई होप वीडियो बहुत ही मजेदार होगा आपके लिए, इंटरेस्टेड होगा आपके लिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन भी क्या करें, प्रेस कर दे माय डियर फ्रेंड। तो जॉल्वे राइन के पहले हम लोगों ने लगभग 6 वीडियो हम लोगों ने लिया है और 6 के 6 टॉपिक आपके एग्जाम बेसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज बात करेंगे हम लोग जॉल्वे राइन पे। सबसे पहले समझते हैं कि जॉल्वे राइन था क्या या जॉल्वे राइन क्या है। तो ऐसे अगर मैं बात करूं तो जॉल्वे राइन को एक सीमा शुल्क का संघ बोला जाता है, यानी कि अगर आप किसी क्षेत्र में या किसी भी देश में या प्रदेश में जब आप घुसते हो या इंटर करते हो, तो इंटर करने के कारण जिस भी क्षेत्र में आप जाते हो तो उस क्षेत्र के सीमा में या उस राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको शुल्क देना पड़ता है, जिसको हम लोग सीमा शुल्क बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बाउंड्री, अगर मान लो किसी कोई एक एरिया है, उस एरिया पे आप प्रवेश करते हो तो उस एरिया का जो मालिक है वो आप पे क्या लगाता है, कर लगाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीमा शुल्क बोलेंगे। तो एक प्रकार का क्या था, सीमा शुल्क था। ये तो मोटा मोटी मैंने डिफिनेशन दिया, लेकिन क्या प्रॉब्लम था और क्या कारण है कि जॉल्वे राइन का स्थापना किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जब नेपोलियन अपना बागडोर शासन का बागडोर संभालता है, तो उस समय वो अपने क्षेत्र को ज्यादा कुशल बनाने के लिए बहुत तरह के नए नए व्यवस्थाओं को लागू करता है। और उस एक नए व्यवस्थाओं में हम लोगों ने देखा था कि नए नाप और भार की पद्धति नेपोलियन के द्वारा लाया गया और नेपोलियन ने अच्छा काम भी किया। नेपोलियन का क्या क्या काम था, क्या क्या नहीं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप टॉपिक वाले वीडियो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो उसमें मैंने क्या बोला कि एक ऐसा काम था कि उसने नाप और भार के लिए एक नई पद्धति लागू की गई, समान पद्धति नहीं, नई पद्धति क्या क्या था, लागू किया था। ये पहले की बात है जब उसने लागू किया था, बाद में उसको समान पद्धति में बदला गया जब विद्रोह होना शुरू हुआ। तो जब बदला गया तो आखिर बदलने का कोई तो कारण रहा होगा, तो उस बदलाव के बारे में देखते हैं कि आखिर क्या कारण था। तो समझिएगा कि अगर जॉल्वे राइन को लागू करने का या जो जॉल्वे राइन को बनाने का ये सबसे बड़ा क्या कारण था, हम लोग उस पर बात करते हैं। पहले कारण पे बात करते हैं। तो पहला नंबर कारण पे देखिएगा कि नेपोलियन ने क्या किया कि जब नेपोलियन का जो भी प्रशासनिक क्षेत्र आता है उसमें कुल मिला के अगर आप देखोगे जो भी नेपोलियन का प्रशासनिक क्षेत्र आता है, नेपोलियन का जो भी प्रशासनिक क्षेत्र, यानी कि नेपोलियन जिस क्षेत्रों में अपना शासन करता है, तो फ्रांस को छोड़ के और नेपोलियन 39 राज्यों में, अलग अलग 39 राज्यों में क्या करता है, अपना शासन का बागडोर संभालता है। और इन टोटल 39 राज्यों का नेपोलियन ने क्या किया था, एक महासंघ बनाया था। क्या बनाया था, एक महासंघ बनाया था, एक संगठन बनाया था। यानी कि नेपोलियन के क्षेत्र में, यानी कि नेपोलियन के शासन क्षेत्र में जो भी 39 राज्य आए हैं, जो भी 39 स्टेट्स आते थे, उन सारे 39 स्टेटों को उन्होंने क्या किया, मिलाकर एक संघ बनाया, एक संगठन बनाया। अब ये जो भी 39 राज्य नेपोलियन के द्वारा एक महासंघ का निर्माण किया गया, इन 39 राज्यों का जो एक महासंघ का निर्माण किया गया, तो उसमें केवल संघ बनाया, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया कि प्रत्येक राज्य का, यानी कि जो भी 39 राज्य में जो भी ईच ऑफ स्टेट होता है, जो भी प्रत्येक राज्य होता है,
तो प्रत्येक राज्य का अपना इसने मुद्रा दे दिया, यानी कि अपना उसका पैसा होगा, उस पैसे का अपना मान होगा। जैसे आप देखोगे हमारे यहाँ रुपया चलता है, बांग्लादेश में आप टाका देखोगे, कहीं डॉलर देखोगे, है ना। तो यही सारे हर देश का क्या क्या अपना मुद्रा जो है दिया गया, अपने राज्य का मुद्रा दिया गया। साथ में हर एक राज्य का अपना नाप तोल का प्रणाली था। अब गौर कीजिएगा, यही जो पद्धति नेपोलियन के द्वारा जो महासंघ में लागू किया गया, कौन सा पद्धति कि हर एक स्टेट का है तो सब एक राज्य, सब एक संगठन के रूप में काम करेगा, लेकिन सबका अपना मुद्रा होगा और सबका अपना नाप तोल करने का पद्धति होगा। ये जो नेपोलियन के द्वारा फाउंडेशन लगाया गया, इसी के चलते ज्वेलमेराइन का उदय हुआ माय डियर फ्रेंड। दो मेजर कारण क्या था, एक नाप तोल का पद्धति और दूसरा मुद्रा, जो हर एक स्टेट का अपना अपना होता था। अब जब हर एक स्टेट का अपना अपना मुद्रा है, यानी कि पैसा है, तो जाहिर सी बात है कि उस मुद्रे का वैल्यू जो होगा वो अलग अलग होगा। यस या नो? जैसे आप देखोगे तो लगभग हमारे यहाँ का 80 से 85 रुपया जो होता है वो $1 के बराबर, यानी कि 1 अमेरिकी रुपया के बराबर होता है। 1 अमेरिकी रुपया के क्या होता है, बराबर होता है माय डियर फ्रेंड, 1 रुपया के बराबर होता है। तो जब देश के हिसाब से इस तरह का स्टेट है, तो उसी तरह क्या था कि जिस हिसाब से 39 राज्यों का महासंघ बनाया गया, तो इस महासंघ में जिस तरह से मुद्रा और नापतोल का अलग अलग प्रणाली था हर एक स्टेट में, तो यहाँ पे मुद्रा का वैल्यू और नापतोल का जो वैल्यू था, यानी कि अगर मान लो कि किसी वस्तु को आप यहाँ पे नापते हो, 1 केजी का कोई वस्तु है जिसको आप यहाँ पे वेट करते हो, तो उसका वैल्यू अगर 1 केजी है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे स्टेट पे जाओगे तो वहां पे वो 850 ग्राम मिलेगा, या किसी तीसरे स्टेट पे जाओगे तो हो सकता है कि वो 1050 ग्राम मिल जाए, या हो सकता है कि वो 750 ग्राम ही मिले, यानी कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है जब अलग अलग नाप तोल होगा। ये तो बाहर वाली नाप में से हो सकता था कि कहीं पे अगर आप 1 मीटर लोगे तो वो 1 मीटर से कुछ कम मिलेगा, कहीं ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह की व्यवस्था थी। तो आखिर किस तरह की व्यवस्था थी उस पर प्रकाश डालते हैं। जैसे एक उदाहरण में लेता हूं, उस समय तो गौर कीजिएगा कि कोई व्यक्ति, यह घटना कब के 1833 का बात है, तो कोई व्यक्ति अगर 1833 में जब ज्वेलमेराइन का स्थापना नहीं किया गया था, उस समय का मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति 1833 में एक शहर है, वो शहर क्या है, न्यूरेमबर्ग। क्या है, न्यूरेमबर्ग। तो वो न्यूरेमबर्ग में जाकर क्या करता है, सामान खरीदता है, और वो सामान को अगर वो खरीदता है और खरीद के अपने घर तक लेके आता है, तो उसके बीच में उसको टोटल 11 सीमा शुल्क जो नाके होते हैं उनको पार करना होता है। अब ये सीमा शुल्क नाके मैंने समझेगा कि मैंने क्या बोला कि मान लो कि ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, और इसके बगल में एक ऐसे करके एक स्टेट है, मान लिया जाए 2 स्टेट है। मैं मान लेता हूं कि ये जो है, ये मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एम राज्य है और मेरा ये क्या है, ये मेरा पी राज्य है। ये एम राज्य और पी राज्य है। तो अगर कोई पी राज्य का व्यक्ति एम राज्य में जैसे इसके सीमा पे प्रवेश करेगा, तो वहीं पे उसको सीमा शुल्क का नाका मिलेगा, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड चौक बोल सकते हैं। एक चौक मिलेगा जिसमें पुलिस या कुछ ऐसे कर्मी होंगे जो लोग क्या लेंगे, टोल टैक्स समझ सकते हो। तो यहाँ पे टोल टैक्स का क्या रहेगा, कर्मचारी रहेगा जो क्या करेगा कि आप पी से एम राज्य में घुस रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीमा शुल्क बोलेंगे। यानी कि किसी राज्य द्वारा अपने सीमा के अंदर आयात या निर्यात पर लगाए गए कर को क्या बोलेंगे हम लोग, सीमा शुल्क बोलते हैं या सीमा कर बोला जाता है। मैंने क्या बोला, किसी राज्य द्वारा अपने देश के अंदर आयात और निर्यात का जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा, उस पे जो कर लगाया जाएगा वही क्या होगा, सीमा शुल्क कहलाएगा माय डियर फ्रेंड। तो अगर कोई व्यक्ति 1833 में न्यूरेमबर्ग जाकर अपना अगर सामान बेचना चाहता था, कि वो मान लो कि वो मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा स्टेट है जो माने क्या बोलते हैं, एक ऐसा स्टेट है जिसमें मान लो कि मैं मान लो कि यहां से मुझे यहां तक जाना है, तो मुझे ऐसे 11 टोल टैक्स इलाका को पार करना होता था, जो क्या करता था, सीमा शुल्क लेता था। तो यहां से क्वेश्चन आपके 2022 के बोर्ड में बन के आया था कि 1833 में अगर कोई व्यक्ति न्यूरेमबर्ग जाकर अपना सामान बेचना चाहता है, तो कुल मिलाकर कितने सीमा शुल्क के नाकों से उनको गुजरना होता है, तो 11 सीमा शुल्क के नाकों से क्या करना होता था माय डियर फ्रेंड, को गुजरना होता था। अब समझिएगा, ये तो भाई गुजरना हुआ तो क्या हुआ, जैसे अगर आप किसी रोड के टोल टैक्स वाले इलाके पे जाओगे,
तो आप जैसे उस टूल टैक्स से पार करते हो तो फिर क्या होता है, आपको टूल टैक्स देना पड़ता है। टोल टैक्स नहीं, टोल टैक्स देना पड़ता है। तो उसी तरह जैसे आप एक नाका से दूसरे नाका पे जाओगे, फिर तीसरे पे जाओगे, तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। तो इसमें होता क्या था, प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि देखो कि अगर आप पूरे इंडिया में कहीं भी घूम रहे हो, किसी भी रोड पे, किसी भी हाईवे पे आप घूम रहे हो, तो जो टोल टैक्स होता है आपका, जो सीमा जो रोड बनाने का जो कर लिया जाता है, आपसे पैसा लिया जाता है, वो हर जगह आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन न्यूरेमबर्ग अगर कोई व्यक्ति जा रहा है अपना सामान बेचने के लिए, तो जो 11 सीमा शुल्क का जो टोटल नाका मिलेगा, तो उसमें हर बार लगभग आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। हर बार इसको कितना देना पड़ा, 5%। यानी कि अगर वो 100 रुपया का सामान लेके जा रहा है, तो 100 का अगर 5% वो सीमा शुल्क दे रहा है, यानी कि हर बार वो 5 रुपया क्या कर रहा है, सीमा शुल्क दे रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मैं एक इट मान लेता हूं कि कोई व्यक्ति एक नाका पे अगर 5 रुपया का वो टूल टैक्स दे रहा है, तो 11 नाका पे कितना देगा, 55 रुपया का क्या देगा, वो तो सीमा शुल्क ही दे देगा। समझ रहे मेरे बात। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि हर बार लगभग 5% उसको क्या देना पड़ता था, सीमा शुल्क देना पड़ता था, जिसके कारण वो वस्तु अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया में खरीद रहा है, तो वो जाके उसका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता, जिसके कारण उसको वस्तु का आयात और निर्यात करने में बहुत ज्यादा क्या होता, समस्या हो जाता, या उसको बेचने में क्या होता, समस्या हो जाता। तो ये बात था। दूसरा क्या था कि कर लगाने का जो समय था, वो आप समझेगा कि कोई व्यक्ति अगर सामान लेने के लिए जा रहा है, बेचने के लिए जा रहा है, तो टाइम भी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि वो जितना ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा, जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा, वो उतना ज्यादा सामान बेच सकता है। क्योंकि हर जगह नापने का व्यवस्था अलग है, हर जगह भार करने का व्यवस्था अलग है, हर जगह उसका मुद्रा का वैल्यू अलग है। तो हो सकता है कि जब व्यक्ति को सीमा शुल्क देना पड़ेगा, तो उसको क्या लगेगा, समय लगता था। क्यों समय लगता था, क्योंकि देखो 39 जो राज्य है, उसका अपना अपना क्या है, अपना अपना मुद्रा है, अपना अपना नाप तोल का प्रणाली है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लो, सिंपल सा भी अगर बात को देखो कि एक जगह मान लो कि जैसे मैंने क्या बोला कि अगर कोई ऐसा राज्य है जिसमें 1 रुपया 5 रुपया के बराबर है, कोई ऐसा राज्य भी होगा जहां पे 1 रुपया 4.5 रुपया के बराबर है, तो भाई हिसाब लगाने में प्रॉब्लम होगा कि नहीं, आराम से होगा। तो इसीलिए बोला गया कि जो कर लगा जो लेना होता था, इससे उनको काफी ज्यादा समय लगता था, और समय लगने के कारण ये ज्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाते थे, जिसके कारण ये कम सामान को बेच पाते थे। तो ये भी एक कारण था। तो ये सारा समस्या था। लेकिन सबसे बड़ा अगर मैं समस्या का मैं बात करूं, जो सबसे ज्यादा समस्या जो देखने के लिए मिला था, वो एक्चुअली कपड़ों के आयात और निर्यात में देखने के लिए मिला था। और वो कैसे मैं समझाता हूं कि भाई कपड़ों को नापने के लिए, उस समय 1833 का मैं बात कर रहा हूं, उस समय कपड़ों को नापने के लिए, जिस तरह हमारे यहाँ क्या होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, तो उस तरह हमारे पास स्केल होता है ना भाई, नापने का पैमाना। तो उस समय जो नापने का जो स्केल था, 1833 में मैं बात करूंगा, नेपोलियन के शासनकाल में, तो उसको एले कहा जाता था। क्या कहते थे, इले, एले, क्या एले। और क्वेश्चन पूछा गया है कि 1833 के दशक के समय में कपड़े नापने की स्केल को या पैमाने को क्या कहा जाता है, तो एले कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। अब समझिएगा, चूंकि एले से कपड़ा नापा जा रहा है, अब बहुत सारे बच्चे बोले नापा जा रहा तो जा रहा है सर, उससे क्या प्रॉब्लम है मेरे को। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा कि 39 राज्यों में नाप और तोल का जो प्रणाली हो अलग अलग है। यानी कि एले का जो मान होगा वो हर एक स्टेट में जाके क्या होगा, परिवर्तित होगा, चेंज हो जाएगा। आप किस तरह समझिएगा कि जैसे अगर मैं बात करूंगा कि कोई आदमी क्या करता है, फ्रैंकफर्ट नाम का एक शहर है, उस शहर जाता है और वो एक एला कपड़ा खरीदता है। यानी कि मान लिया जाए कि हमारे यहाँ के हिसाब से अगर मान लो कि हो सकता है, जैसे मैं बोलूंगा कि मान लो कि 1 एले यानी कि 1 सेंटीमीटर मान लो या 1 मीटर मान लो, तो क्या करता है कि 1 एले कपड़ा खरीदता है, और खरीद कर क्या करता है, वो खरीदता है और वो अपना घर के लिए गंतव्य तक जाता है। तो अगर मान लो कि 1 एले कपड़ा अगर वो खरीदा है, तो वो अगर फ्रैंकफर्ट में जाके अगर उस कपड़ा को नापेगा, तो वो कितना होगा, 54.7 सेंटीमीटर होगा। समझेगा कि वो क्या करता है कि अगर उसके पास 1 एले कपड़ा है, तो फ्रैंकफर्ट शहर में जब जाके एले पैमाने से नापेगा, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो 54.7 सेंटीमीटर आएगा।
अगर वो मेज जाता है और मेज जाके वही कपड़ा अगर नापता है तो 55.1 सेंटीमीटर आएगा। वो न्यूरेमबर्ग जाता है तो उसको 65.6 सेंटीमीटर देखने के लिए मिलेगा, और अगर वो फ्राइबर्ग आता है तो उसको 53.5 सेंटीमीटर देखने के लिए मिलेगा। तो इतना जो चेंजेस देखने के लिए मिला, इससे कहीं ना कहीं जो प्रणाली था वो पूरा का पूरा खराब था। और खराब होने का कारण क्या था? क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति अगर कोई सामान लेके जाएगा तो एक ही बार वो टैक्स देना पसंद करेगा ना। वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का टैक्स देना क्यों पसंद करेगा? जाहिर सी बात है, क्यों करेगा? सोच के देखो। एक तो भाई अगर बोलने का मतलब है कि कोई व्यक्ति को 1 मीटर कपड़े की जरूरत है या 1 एले कपड़े की जरूरत है अपना अंडरवेयर बनाने के लिए। अब अगर वो मान लो कि फ्रैंकफर्ट जाके वो एक एले बोलेगा कि मेरे को 1 एले कपड़ा दे दो, और 1 एले के लिए मान लेते कि कम से कम अगर उसको 70 सेंटीमीटर कपड़ा देगा, सपोज दैट उसको 70 सेंटीमीटर का कपड़ा की जरूरत है, और मान लेते हैं कि 1 एले का मान 70 सेंटीमीटर के बराबर, मैं मान रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही होगा। तो सोच के देखो ना यार, उसको अपना अंडरवेयर कहां जाके खरीदेगा? दिक्कत हो जाएगा ना, प्रॉब्लम बढ़ेगा ना, छोटा चीज में प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम था, इसके कारण ये जो पूरी की पूरी पद्धति था वो बेकार लगा। पहला कारण तो क्या कि भाई इनको 5% सीमा शुल्क हर जगह देना है। दूसरा क्या हो गया, समय लगता था, और ये जो नापतोल का जो पद्धति था वो हर जगह जाके गड़बड़ा जाता था, जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा क्या करता था, ये जो पद्धति जो नेपोलियन के समय में चल रहा था उनको खराब लगा। और इसी के चलते, इस पद्धति के खराब होने के चलते ही जोल्वेर आइन का क्या हुआ, उदय हुआ। तो अब बात करते कि जोल्वेर आइन का स्थापना कैसे हुआ, किसके द्वारा किया गया, और क्या क्या कारण है और क्या क्या सुधार जो इसमें किया गया, हम लोग इस पे बात करते हैं। तो समझिएगा कि इसका जो स्थापना, किसका मैं बात कर रहा हूं, जोल्वेर आइन का मैं स्थापना का बात कर रहा हूं। तो जोल्वेर आइन का स्थापना 1834 में होता है। और हम लोगों ने कब देखा कि 33 में अगर जाओगे न्यूरनबर्ग, तो अगर आप न्यूरनबर्ग जाके अपना अगर क्या देते हो भाई, आप अपना कोई सामान बेचना चाहते हो तो आपको 11 को समुद्री सीमा शुल्क जो है नाका को पार करना होगा, और हर जगह आपको 5% करके कर देना पड़ेगा, और हर जगह उसका वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसी सारे चीजों को देखते हुए जो भी ऐसे लोग जो व्यापार करना चाहते हैं या जो भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, इन्होंने 1834 में क्या किया कि प्रसा के पहल में, एक देश इसका नाम क्या है, प्रसा, और उसी प्रसा के पहल में क्या किया गया कि जोल्वेर आइन का स्थापना किया गया। कितना में, 1834 में, याद रखिएगा 1834 में जोल्वेर आइन का स्थापना किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो प्रसा के पहल के द्वारा क्या किया गया, जोल्वेर आइन का स्थापना किया गया। कितना में, 1833 में। आगे देखिएगा, बात करते हैं इसका उद्देश्य के बारे में। तो उद्देश्य क्या था कि जो भी वस्तु है या जो लोग और जो उनका पूंजी है, उनका आवागमन जो है वो बाधा रहित हो। बाधा रहित मतलब लोग आसानी से अपने वस्तुओं को, अपने पूंजी को क्या कर सके, एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाके ले जा सके, बेच सके, और उनका क्या कर सके, बेचने के बाद जो फायदा हो सके वो प्राप्त कर सके। इसी के कारण क्या गया था, जोल्वेर आइन का स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं जोल्वेर आइन का कार्य क्या था, वो किस प्रकार का काम करता था। क्योंकि हम लोगों ने देखा सीमा शुल्क है, पहले जो सीमा शुल्क था वो इस तरह का काम करता था, लेकिन अभी का जो सीमा शुल्क जोल्वेर आइन 1834 में जब लाया गया तो उसका क्या काम था, उस पर थोड़ा बात करते हैं। तो पहला क्या था कि भाई ये एक प्रकार का शुल्क संघ था। क्या था, ये जो था एक प्रकार का शुल्क संघ के रूप में था, यानी कि पैसा लेने का काम करता था। अब ये जो संघ जब लागू हुआ तो इस संघ ने क्या किया, जितने भी शुल्क अवरोध थे, जो भी आप देखोगे 11 नाका जाके जितने भी आपको कर देना पड़ता था, इन सारे जो शुल्क अवरोध है, जो भी कमियां हैं, उनको क्या क्या समाप्त कर दिया। और दूसरा सबसे बड़ा इसने इन्होंने काम क्या किया कि इन्होंने जब 1833 का मैं बात कर रहा हूं, उस समय लगभग पूरे देश में 30 से ज्यादा मुद्राओं का चलन था। यानी कि अगर 39 स्टेट का बात किया जाए तो 39 स्टेट में 30 से ऊपर, यानी कि 30 से ऊपर क्या चलता था, मुद्राएं चलता था, पैसे चलते थे। लेकिन ये जब लागू हुआ 1834 में, जोल्वेर आइन की जब स्थापना कर दिया जाता है, तो उसके बाद 30 जो मुद्रा था इसको घटाकर टोटल 2 मुद्राओं का क्या क्या चलन किया, और 2 तरह की ही मुद्राओं को पूरे 39 राज्यों में चलाने का काम किया। जिससे कहीं ना कहीं ये जो चीजें होती थी, एक तो 5% सीमा शुल्क जो घटता बढ़ता था वो इक्वलिटी रहा, और दूसरा क्या, जो समय लगता था उस समय में भी क्या क्या बचत होने लगा और लोगों को सहूलियत होने लगा। और अवरोधों को तो पहले हटा दिया गया, जिसके कारण उनको एक ही बार सीमा शुल्क देना पड़ता था।
साथ ही क्या किया कि इसके ही चलते जो भी रेलवे लाइन है उसका जाल जो है, यानी जो रेलवे लाइन का जो पूरा का पूरा एक जो पूरा का पूरा सिस्टम बना उसमें कहीं ना कहीं गति मिला। और इसका कारण क्या था कि लोग व्यापार करने के लिए अग्रसर हुए, लोग व्यापार करना चाहते थे और जिसके कारण ये सारी चीजें जो है वो आगे आई। तो अगर आप देखोगे तो जोल्वे लाइन के पहले ये सारे सिस्टम थे, क्या कारण के कारण जोल्वे लाइन आया और आने के बाद क्या सारी चीजों को परिवर्तन हुआ, जो कि मैंने आपको इस टॉपिक पे बता दिया। अब अगला जो वीडियो रहेगा, इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, और इससे टॉपिक से वीडियो आता है माय डियर फ्रेंड, सॉरी क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक से क्या आता है, क्वेश्चन आता है। और एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि अभी आप देखोगे कि तो आपका टॉपिक वाइज वीडियो चल रहा है, टॉपिक वाइज वीडियो चल रहा है इस वाले चैनल पे, टॉपिक वाला वीडियो चल रहा है। अब साथ ही क्या होगा कि मैं इसका एक वेबसाइट हमारा है, आपको पता होगा प्रीतम एकेडमी की एक वेबसाइट भी है, तो उस वेबसाइट पे मैं इसका नोट्स जो है पूरा बना रहा हूं, जिससे आपको नोट्स भी वहां पे मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और उस नोट्स के थ्रू से मैं क्या करूंगा, एक वन शॉट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो चूंकि एक ही वीडियो में अगर पूरा का पूरा कंप्लीट होगा चैप्टर, तो मैं उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी बात क्या होगा, वीडियो 1 से 2 से 4 घंटे की भी वीडियो हो सकती है माय डियर फ्रेंड। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले आप ये टॉपिक वाले वीडियोस देखो, जिसके कारण जब मैं वन शॉट वीडियो लूंगा तो सारे के सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे मैंने उसका पॉइंट बना के लिखा दिया यहाँ पे। अब आपका काम है इसको समझना और ठीक से पढ़ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है और बेल का आइकन क्या करना है, प्रेस करना है माय डियर फ्रेंड। दोस्तों मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।